नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप मतलब सोना मत पाठ 4, अध्याय 19, बुधवार 12:24। जब तक डार्सी हॉलिडे और जैक लावेल ने रजिस्टर में अपने नाम दर्ज किए, अपीले पुलिस टेप के नीचे से अपार्टमेंट में प्रवेश किया, तब तक अपराध स्थल का दृश्य बदल चुका था। घुटनों के बल फर्श पर बैठकर फोरेंसिक विशेषज्ञ चमड़े के सोफे के आर्मरेस्ट से सावधानी पूर्वक फिंगरप्रिंट ले रहा था। एक अन्य विशेषज्ञ स्टेनलेस स्टील फ्रिज के दरवाजे से ब्रश का उपयोग करके काली धूल हटा रहा था। बेडरूम में साक्ष्य मिलने के स्थानों को दर्शाने वाले क्रमांकित कार्ड बिखरे हुए थे। गद्दे से सब कुछ हटा दिया गया था। चादरों को साक्ष्य के रूप में बैग में पैक कर दिया गया था। गद्दे पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक कोने में जासूस जेम्स बोवेन सटीक माप के साथ बेडरूम का नक्शा बना रहे थे। झुर्रियों से भरा माथे और भूरे रंग की दाढ़ी बोवेन को एक भालू जैसा दिखा रहे थे। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो हमें पीड़ित की पहचान करने में मदद कर सके? लॉन्ड्री की पर्ची, मोबाइल फोन, या बेहतर होगा उसका खोया हुआ बटुआ? हॉलिडे ने पूछा। अपना डिटेक्टिव बैच प्राप्त करने के बाद से वह अपराध स्थल की जांच के मामले में बोवेन के साथ मिलकर काम कर रही थी। जब काम अपराध स्थल के विश्लेषण की बात आती थी तो उनसे अधिक सूक्ष्म कोई नहीं था। हमने पूरे अपार्टमेंट को छान मारा है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई बटुआ या क्रेडिट कार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है जो मारे गए व्यक्ति या उनके साथ रही महिला की त्वरित पहचान करने में मदद कर सके। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह एक महिला थी? लावेल ने पूछा। जवाब में बोवेन ने बाथरूम की अलमारी का दरवाजा खोला ताकि देवदार के हैंगर पर सावधानी से लटकी महिलाओं के कपड़ों की श्रेणी दिखाई जा सके। हॉलिडे ने बेहतर देखने के लिए रैक पर लगे हैंगर को धक्का दिया। उसने देखा कि कपड़ों से हल्की फफूंद की गंध आ रही थी। गंध इतनी हल्की थी कि ज्यादातर लोग इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन हॉलिडे ने तुरंत इसे महसूस कर लिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में वह एक बेसमेंट में स्थित अपार्टमेंट में रहती थी और तब से उसकी नाक सीलन भरी कपड़ों की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई थी। उसने बोवेन को सीसीटीवी कैमरों का एक प्रिंट आउट दिया जिसमें पिछली सुबह लिफ्ट से एक आदमी के साथ बाहर निकलती लंबे बालों वाली एक रहस्यमयी महिला की तस्वीर दिखाई दे रही थी। छवि पर तारीख और समय मुद्रित था। वह आदमी जिसके बारे में हमें संदेह है कि वह पीड़ित है, कल सुबह इस महिला के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, लावेल ने कहा। बोवेन ने बेहतर देखने के लिए अपने चश्मे ऊपर किए। लंबे काले बाल। वह बिल्कुल उस लड़की जैसी दिखती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दुर्भाग्य से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वह कैमरों को लेकर अविश्वसनीय रूप से शर्मीली है। हॉलिडे ने सहमति व्यक्त की। बोवेन ने सबूतों के बैग वाली एक धातु की डिब्बी में खोजबीन की और कई सीलबंद थैलियां निकाली। प्रत्येक में एक मानव बाल था। बालों की असाधारण लंबाई को देखते हुए मैं कहूंगा कि तस्वीर वाली यह महिला हत्या के समय के आसपास बेडरूम में पीड़ित के साथ मौजूद थी। तुम्हें कैसे पता कि महिला हत्या के समय के आसपास यहां थी? हॉलिडे ने पूछा। लंबे बालों में से एक पीड़ित के शरीर पर पाया गया था। उस पर खून था, उसने कहा। मुझे संदेह है कि वह उसके ऊपर झुकी थी और तभी बाल गिर गए।
मैं कहूंगा कि फोटो वाली महिला आपकी मुख्य संदिग्ध है। दुर्भाग्य से हमारे द्वारा एकत्र किए गए किसी भी बाल में जड़ नहीं है। जड़ों के टूटे होने के कारण हम उनका डीएनए परीक्षण नहीं कर पाएंगे। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, हॉलिडे ने निराशा के साथ कहा। जासूस बोवेन साक्ष्य के लिए अलग अलग कार्डों को इंगित करते हुए और क्या और कहाँ पाया गया, यह समझाते हुए बेडरूम में घूमे। लिपस्टिक की पेंसिल पर, जिसे हमने बिस्तर के पायदान के पास पाया, एक अधूरा प्रिंट था। हम डीएनए परीक्षण पर लिपस्टिक की जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है कि लिपस्टिक हमारी संदिग्ध की है? लावेल ने पूछा। कौन जानता है, वह वहां 1 महीने से अधिक समय से रह सकती थी, बोवेन ने उत्तर दिया। बाथरूम में बोवेन ने दिखाया कि उन्होंने सिंक, मिक्सर, स्विच और अलमारी के हैंडल पर कहां फिंगरप्रिंट पाए थे। उन्होंने लंबे बालों को पैक किया जिसे हॉलिडे ने सिंक के पास देखा था, और फर्श पर भी उसी तरह का एक बाल मिला। बेडरूम में मिली कुछ दिलचस्प वस्तुएं हम उन्हें प्रयोगशाला में ले जाएंगे और उन पर तुरंत काम करना शुरू कर देंगे, बोवेन ने सूचित किया। उदाहरण के तौर पर, हॉलिडे ने पूछा, हमने पीड़ित के सिर के नीचे तकिए पर एक बाहरी वस्तु पाई। उन्होंने एक छोटा सा साक्ष्य बैग दिखाया जिसमें काले पदार्थ के छोटे कण थे। तुम्हें क्या लगता है, यह क्या है? हॉलिडे ने बेहतर देखने के लिए बैग को रोशनी में ऊपर उठाया। मेरा अनुमान है पेंट के धब्बे, काले रंग के, बोवेन ने घोषणा की। उन्होंने और भी बैग उठाए जिनमें से प्रत्येक में एक बाल था। मुझे नहीं लगता कि ये बाल पीड़ित या लंबी बालों वाली महिला के हैं, बोवेन ने कहा। वे छोटे हैं और रंग में अलग हैं, कुछ शेड हल्के हैं। क्या आपको लगता है कि अपार्टमेंट में कोई और भी हो सकता है? हॉलिडे ने पूछा। हो सकता है, उन्होंने उत्तर दिया। यह भी संभव है कि बाल किसी ऐसे व्यक्ति के हों जो पहले यहां रहता था, मालिक या कोई अन्य किराएदार। हमें मालिक के फिंगरप्रिंट और बालों के नमूने लेने होंगे ताकि तुलना की जा सके। यह असंभव है, लावेल ने टिप्पणी की। मालिक अगले सप्ताह तक हांगकांग में है। प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अपार्टमेंट का निरीक्षण पूरा करने के बाद हॉलिडे और लावेल नीचे चले गए ताकि दरबान को लंबी बालों वाली महिला की तस्वीर दिखा सके। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है, दरबान ने तस्वीर को देखने के बाद कहा। लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लोग आते जाते रहते हैं। इमारत में कम से कम 8 अपार्टमेंट शॉर्ट टर्म रेंटल साइटों पर किराए पर दिए गए हैं। नाइट पोर्टर आमतौर पर मेहमानों को चाबियां देता है जब वे देर रात आते हैं। उसे याद हो सकता है। हाँ, हम पहले ही उससे संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, लावेल ने उत्तर दिया। उसका फोन बंद है। शायद वह अभी भी सो रहा है, दरबान ने सुझाव दिया। वह 6 बजे काम शुरू करता है। शाम को वापस आना, वह यहीं होगा, उसने वादा किया। और फिर भारी बैग के साथ अंदर आने वाली एक महिला की मदद करने के लिए दरवाजे की ओर भागा। दरबान के साथ बातचीत करने के बाद हॉलिडे और लावेल अलग हो गए। वह क्षेत्र की जांच और हत्या के हथियार की तलाश के लिए पुलिस अधिकारी से बात करने गया, और हॉलिडे इमारत के ब्लैक एग्जिट्स का निरीक्षण करने के लिए बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट से 2 सर्विस एग्जिट थे। दोनों एक संकरी गली की ओर खुलते थे। पहले एग्जिट के पीछे कचरे के डिब्बे थे, दूसरा
ब्लैक एग्जिट फायर एस्केप के आधार पर था। धातु के दरवाजों के हैंडल और स्विच पर फॉरेंसिक जांच के बाद दोनों एग्जिट्स पर काले हाथ के निशान रह गए थे। हॉलिडे ने फायर एस्केप का दरवाजा धक्का देकर खोला और इमारत के पीछे की गली में कदम रखा। 10 मीटर की दूरी पर सड़क थी। क्रॉसिंग पर, गली के चौराहे पर शराब की एक दुकान थी। हॉलिडे गली से गुजरी और अंदर गई। झुकी हुई कमर वाले, ग्रे मूंछों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टूल पर बैठे थे और नीले बॉल पॉइंट पेन से ऑर्डर बुक पर काम कर रहे थे। हॉलिडे के अपना बैच दिखाने पर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, जासूस? क्या आपके पास सड़क की ओर कैमरे लगे हैं? बिल्कुल। कुछ साल पहले यहां डकैती हुई थी। वे दुकान की खिड़की पर ईंट मारकर जो कुछ भी वे ले सके लेकर भाग गए थे। इसके बाद हमने कैमरे लगवाए। वह काउंटर के पीछे छोटी स्क्रीन वाले हिस्से की ओर बढ़ा। वे सड़क पर और दुकान में विभिन्न कोणों से फुटेज दिखा रहे थे। कैमरों में से एक गली के अंत का स्पष्ट दृश्य दिखा रहा था, जो वह रास्ता था जहां से कातिल संभवतः भागा होगा। क्या मुझे इस कैमरे की फुटेज की एक प्रति मिल सकती है? हॉलिडे ने पूछा। मेरा बेटा जानता है कि यह कैसे करना है। मुझे मुश्किल से ही पता है कि कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं। वह अभी बाहर गया है। अपना नंबर छोड़ दें और जैसे ही वह वापस आएगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। हॉलिडे ने अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया और इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार पर वापस लौटकर लावेल का इंतजार करने लगी। सड़क के दूसरी ओर भीड़ जमा थी, जो उस अपार्टमेंट को देखने के लिए गर्दन झुकाए हुए थी जहां हत्या हुई थी। वहां क्या हो रहा है? हॉलिडे ने इमारत के पास खड़े एक पुलिसकर्मी से पूछा। समाचारों में अपार्टमेंट की खिड़की पर लिखे संदेश को दिखाया गया है। लोग इसे देखने आ रहे हैं। कोई पर्यटन स्थल है जैसे। हॉलिडे सड़क पार कर भीड़ में शामिल हो गई और इस कोण से उसके लिए यह स्पष्ट था कि संदेश बाहरी दुनिया के लिए था। ग्लेशियर के आने और खिड़की का पूरा टुकड़ा काटकर प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए ओवेन जेफरीज के अनुरोध पर भेजने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इसके बजाय एक नया शीशा लगाया जाएगा। दिन भर में पुलिस बैरिकेड हटा दिए जाएंगे और उनके साथ ही तमाशबीन भी गायब हो जाएंगे। हॉलिडे अनुभव से जानती थी कि सबसे अधिक संभावना है हत्या जल्दी ही ताजा समाचार सुर्खियों की भीड़ में भुला दी जाएगी। लावेल के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए हॉलिडे ने तमाशबीनों को संदिग्ध की तस्वीर वाला पर्चा दिखाया, जो लिफ्ट से पीड़ित के साथ निकल रही थी। जब उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने फोटो में किसी को पहचाना, तो अधिकांश ने कंधे उचका दिए। मैम, क्या आपने इस महिला को पहले देखा है? हॉलिडे ने एक फैशनेबल कपड़े पहने महिला को पर्चा बढ़ाया, जिसने छोटे असममित बाल कटवाए थे और जो एक महंगे जूतों के बुटीक से बाहर निकलकर भीड़ में शामिल हुई थी। महिला ने पर्चा लिया और उसे देखा। हॉलिडे ने महिला की हथेली के पिछले हिस्से पर काले नीले अक्षर लिखे देखे। उसे यह अजीब लगा कि एक अच्छी तरह से कपड़े पहने महिला स्कूली छात्रा की तरह अपने हाथों पर लिख रही है। इससे पहले कि हॉलिडे महिला के हाथों पर लिखे कुछ भी पढ़ पाती, उसने शर्मिंदगी से उन्हें छिपा लिया और पर्चा वापस कर दिया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, उसने कहा। क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वह अचानक मुड़ गई और पैदल चलने वालों की भीड़ में गायब हो गई। अध्याय 20। बुधवार 13:30।
मेरी नज़र अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे व्यस्त फुटपाथ पर खड़ी महिला जासूस की ओर जाती है। यह वही पुलिस वाली है जिसे मैंने टीवी समाचारों में देखा था। वह मुझे एक पर्चा देती है और पूछती है कि क्या मैं फोटो वाली लंबी बालों वाली महिला को पहचानती हूँ। तस्वीर देखकर मैं जड़ हो जाती हूँ। हालांकि महिला का चेहरा नीचे की ओर है, लेकिन कमर तक लंबे उसके बाल मेरी आंखों में चुभते हैं। मेरे बाल भी पहले उसी लंबाई के थे, जब तक कि मैंने उन्हें आज सुबह नहीं कटवाए। इस महिला के कपड़े बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वे जिन्हें मैंने कल्चर ऑफिस में कॉफी गिरने के बाद फेंक दिया था। मेरे मन में एक भयानक विचार आता है। क्या मैं वही महिला हूं जिसे पुलिस ढूंढ रही है? मैं जासूस को पर्चा वापस करती हूं और जाने से पहले जितना संभव हो सके कुछ बड़बड़ाती हूं कि मैं नहीं जानती कि वह कौन है। कुछ दूरी पर जाकर मैं अपनी आस्तीन ऊपर करती हूं और अपनी कलाई पर लिखे संदेश को देखती हूं। क्या यह शब्द जागो अपराध स्थल पर लिखा गया था और मेरी कलाई पर भी? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी तरह से जो हुआ उससे जुड़ी हुई हूं? है ना? फिर मुझे उस आदमी की याद आती है जिसने पहले ऑफिस में फोन किया था। उसने पूछा था कि क्या मैंने चाकू पकड़ा था। यह सोचकर कि मेरे और इस अपराध के बीच एक और संबंध हो सकता है, डर मेरे दिल को चीर देता है। लिव, मैं अपना नाम सुनकर कांप उठती हूं। लिव, मैं यह दिखावा करते हुए कि मैंने कुछ नहीं सुना तेज चलने लगती हूं। मुझे डर है कि जासूस मेरा पीछा कर रही है। मेरे सामने ट्रैफिक लाइट हरी है। मैं तेजी से आगे बढ़ती हूं ताकि लाल बत्ती होने से पहले सड़क पार कर सकूं। बहुत देर हो चुकी है। बत्ती पीली हो जाती है और फिर फुटपाथ के किनारे तक पहुंचने से पहले ही लाल बत्ती हो जाती है। मैं फंस गई हूं। मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़े लोगों की भीड़ के बीच घुस जाती हूं और इसमें विलीन होने की हताश कोशिश करती हूं। लिव, लिव, रिज। उसी पल जब मैं सड़क पार करने के लिए भागने की तैयारी कर रही होती हूं, तभी किसी का हाथ मेरे कंधे को दबाता है। मैं अनिच्छा से पीछे मुड़ती हूं। झटके और राहत की हंसी के साथ मैं देखती हूं कि यह डैन है, निवेशक मार्को। उसने जीन्स और सफेद टी शर्ट पहनी हुई है। उसके चेहरे पर मुझे लगता है मुझसे मिलने की सच्ची खुशी है। मैं शब्द भी नहीं कह पाती और वह झुककर मुझे दोनों गालों पर चूमता है और फिर मुझे निहारने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है, अभी भी मेरा हाथ थामे हुए। लंबे समय से नहीं मिले। तुम कैसी हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यह बहुत अच्छा है। मैंने सुना है तुम विदेश चली गई हो। लंदन, है ना? मुझे लगा तुम एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसके शब्द मेरे सिर में भयानक रूप से गूंजते हैं। नई शुरुआत? लेकिन क्यों? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाऊं, हरी बत्ती हो जाती है। हम भीड़ के पीछे से धकेले जाते हुए एक साथ सड़क पार करते हैं। लंच के बारे में क्या ख्याल है? वह प्रस्ताव देता है। तुम खाने की शौकीन हो, है ना? मेरा मानना है मुझे एक ऐसी जगह पता है जो तुम्हें हैरान कर देगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना डैन टैक्सी पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाता है। जब टैक्सी मेरे पास आती है तो मेरी नजर मेरे हाथ के किनारे पर बॉल पॉइंट पेन से खरोंचे हुए संदेश पर पड़ती है और मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। किसी पर भरोसा न करें, यह लिखा है। अध्याय 21। 2 साल पहले मैं ट्रेन में घर जा रही हूं। तभी फ्रैंक, मेरा एडिटर,
मुझे कला प्रदर्शनी के प्रीव्यू में शामिल होने के लिए कहता है। अभी मैं एक हाथ से रेलिंग पकड़ते हुए और दूसरे से जवाब टाइप करती हूँ। मेरे पास शाम के लिए योजनाएं हैं। क्या तुम इसमें शामिल हो या नहीं? ये एक सनसनी है। यह क्यों है? क्यों कौन है? सेंड बटन दबाते ही मुझे पछतावा होता है। खुद के लिए नोट: यदि आप एक संस्कृति पत्रिका के लिए काम करते हैं तो कभी भी अपनी अज्ञानता न दिखाएं। फ्रैंक मुझे आंखें घुमाने वाला इमोजी भेजता है। 1 सेकंड बाद फोन बजता है। लिव, फ्रैंक तुरंत कहता है। क्यों एक गुरिल्ला कलाकार है। वह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सबसे हॉट नवागंतुकों में से एक है। शोर बढ़ जाता है जैसे ही ट्रेन गति पकड़ती है। क्यों न केवल सीमाओं का परीक्षण करता है, क्यों उन्हें एक नए नक्षत्र तक ले जाता है। बैंक्सी की तरह कोई भी क्यू का असली नाम नहीं जानता। क्यों एक आर्ट गैलरी में गार्ड या ओपनिंग पर शैंपेन परोसने वाला वेटर हो सकता है, या क्यों जनता में से कोई भी हो सकता है। कोई नहीं जानता। यह दिलचस्प लगता है, मैं जवाब देती हूं, हालांकि मैं बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह निमंत्रण मिला और यह तुम्हें संबोधित किया गया था। क्या तुम जाओगी? एमी ने अपने जन्मदिन के सम्मान में अपने पसंदीदा रेस्तरां में डिनर का आयोजन किया है और मैं देर नहीं कर सकती। वास्तव में मेरे पास अन्य, सच कहूं तो लिव, फ्रैंक की आवाज टूट जाती है। अगर मुझे किसी और से यह पूछना पड़ा तो मैं अगली बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब ऐसा अवसर मेरे डेस्क पर आएगा। मुझे यह जानना है कि मेरे रिपोर्टर एक अच्छी कहानी के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार है। मुझे विवरण लिखो और मैं वहां रहूंगी। सच कहूं तो मैं खुद को कोस रही हूं। मैं कभी भी ऑफिस में यह नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कभी ऐसी परफॉर्मेंस में नहीं गई हूं जिसे देखकर मुझे उल्टी करने का मन न करे। हो सकता है मैं निंदक हूं, या हो सकता है मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस तरह की चीजें मुझे मूर्खतापूर्ण और अहंकारी लगती हैं। इसके अलावा मुझे इस बात का दुख है कि मैं एमी को उसके जन्मदिन पर नहीं देख पाऊंगी। मैं निश्चित रूप से मार्को को नहीं छोड़ सकती। वह मेरे +1 के रूप में जा रहा है। अगर मैं देर से पहुंची तो यह उसके लिए अनुचित होगा, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि एमी उसके सबसे कम पसंदीदा लोगों में से है। जैसा कि मार्को कहता है, मेरे प्रेमी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त का एक दूसरे को पसंद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। गैलरी के रास्ते में मैं मार्को को यह बताने के लिए लिखती हूँ कि मुझे डिनर से पहले के ड्रिंक्स रद्द करने होंगे। रास्ते में मुझे काम के सिलसिले में एक आर्ट एग्जीबिशन में रुकना होगा। ठीक है, वह जवाब देता है। मैं कह सकता हूं कि वह चिढ़ गया है। गैलरी मैनहट्टन ब्रिज के पास एक पुनर्निर्मित गोदाम इमारत है। प्रवेश द्वार पर एक कांस्य पट्टिका बताती है कि 20वीं सदी की शुरुआत में गोदाम का उपयोग कपास के भंडारण के लिए किया जाता था। पता जो फ्रैंक ने मुझे भेजा था मुझे इमारत के पीछे के प्रवेश द्वार की ओर ले जाता है। उसे पार करते हुए मैं एक संकरी गली में पहुंचती हूं और कचरे के डिब्बों से दुर्गंध आ रही बाड़ के किनारे चलती हूं। दरवाजा फिरोजी रंग का है और उस पर एक पट्टिका है जिस पर लिखा है क्यू प्रीव्यू, केवल निमंत्रण द्वारा। मैं हैरान हूं कि इतना प्रसिद्ध कलाकार ऐसी भयानक जगह पर एक निजी शो आयोजित कर रहा है। शायद यही इसका अर्थ है। क्यों एक गुरिल्ला कलाकार? शायद प्रदर्शनी में कूड़ेदानों के माध्यम से जाना ही गुरिल्ला भावना का हिस्सा है।
मैं अपनी आशंकाओं को निगल लेती हूँ और फिरोजी दरवाजा खोलती हूँ। प्रवेश द्वार पर मेरा स्वागत चमकदार ब्रोशर से लैस पीआर विशेषज्ञ नहीं करता है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं देर से आई हूँ। गैलरी के अंदर आवाजों की गूंज और कांच के टकराने की आवाज मुझे बताती है कि कलात्मक प्रस्तुति जोरों पर है। पॉलिश किए हुए कंक्रीट के फर्श से गुजरते हुए मैं उस दरवाजे तक पहुंचती हूं जहां लिखा है प्रवेश यहां। दरवाजा मुझे एक अंधेरे में ले जाता है। कमरा, फर्श पर एक छोटी सी माला अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मैं केवल लॉकरों की दीवार और दूसरी पट्टिका देख सकती हूं। प्रवेश की शर्तें: सभी बैग, मोबाइल फोन और अन्य चीजें लॉकर में छोड़ी जानी चाहिए। यह असुविधाजनक है क्योंकि फोन के बिना साक्षात्कार के नोट्स लेना असंभव है, लेकिन मैं नियमों के अनुसार खेलती हूँ। मैं अपना हैंडबैग लॉकर में बंद कर देती हूँ और चाबी अपनी कलाई पर रंगीन रबर के ब्रेसलेट पर बांध लेती हूँ। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं अपने दिमाग में नोट्स लूंगी और बाद में लिखूंगी। विवाल्डी के 4 सीजन्स बजा रहे स्ट्रिंग क्वार्टर के स्वर और आवाजें तेज हो जाती हैं जैसे ही मैं लॉकरों के पास से गुजरकर अध खुले दरवाजे से अंदर जाती हूँ। दरार के माध्यम से दीवार पर एक चमकीला लाल कैनवास मुझे दिखाई देता है। कोई किसी वाइन ग्लास पर चाकू मारता है ताकि उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। फिर प्रस्तोता की ओर से घोषणा की जाती है जो प्रदर्शन के लिए सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है। मैं गैलरी में खुले दरवाजे से अंदर जाती हूँ क्योंकि मैं उन्हें मिस नहीं करना चाहती। अंदर मैं आधे रास्ते में जम जाती हूँ। लाल कैनवास असली नहीं है। यह एक सफेद दीवार पर एक प्रोजेक्शन है। बाकी दीवारें खाली हैं। दीवारों पर कोई कलाकृति नहीं है, न पेंटिंग है, न लोग हैं। रेड और व्हाइट वाइन से भरे गिलासों के ट्रे लेकर हॉल में चलने वाले कोई वेटर नहीं है, कोई प्रस्तोता नहीं है। मेरे पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। गैलरी की पृष्ठभूमि की आवाज से दूसरी तरफ से बजती रहती हैं। मैं घबरा जाती हूँ, जैसे कि मैं भूल भुलैया में गलत मोड़ पर आ गई हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं आर्ट एग्जीबिशन में कैसे पहुंचूं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। मैं अंधेरे में स्तब्ध, अंधी और असहाय खड़ी हूँ। मैं अपनी सभी इंद्रियों को दीवार के पीछे की कला प्रदर्शनी के शोर पर केंद्रित करती हूँ, जब तक कि अचानक यह शोर भी बंद नहीं हो। हो जाता। इसकी जगह एक भारी सन्नाटा ले लेता है। केवल आवाजें, मेरी अपनी दिल की धड़कन और तेज होती सांसें हैं। डर के मारे मेरे शरीर पर सिहरन दौड़ जाती है जब मुझे एहसास होता है कि मैं गोदाम में अकेली हूं। एक स्पॉटलाइट चालू होती है। इसकी रोशनी
फर्श पर चंचलता से चलती है, जैसे कि मुझे उसका पीछा करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। मैं रोशनी के पीछे दूसरे कमरे में जाती हूँ, जो उतना ही अंधेरा और खामोश है। दूसरा प्रोजेक्टर चालू होता है और लाल मखमली रस्सियों से घिरे प्रदर्श एग्जिबिट पर स्थिर हो जाता है। एक लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला बैठी है। उसके धड़ के चारों ओर पुराना समुद्री रस्सा लिपटा हुआ है। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके सिर पर मोटे लिनन कपड़े का बोरा पहनाया गया है। उसके टखने कुर्सी के पैरों से बंधे हैं। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। म्यूजियम की तख्ती पर लिखा है, कुर्सी पर महिला। तब मुझे समझ आता है कि यह महिला एक प्रदर्श है। वह कराहती है और छटपटाती है, मानो उसे कुर्सी से बांधकर रखने वाली जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसके फटे कपड़े से फीते वाला ब्रा और चिकनी पीली त्वचा दिखाई दे रही है। परफॉर्मेंस आर्ट मुझे कभी पसंद ही आई, लेकिन मैं यहाँ इसके बारे में लिखने आई हूँ, इसलिए मैं विवरण देखने के लिए और करीब जाती हूँ। जैसे जैसे मैं लाल मखमली बैरियर के करीब जाती हूँ, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती जाती है, जो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही है, जब तक कि वह बहरे कर देने वाली नहीं हो जाती। मार डालो, मार डालो, मार डालो। जब यह गायन चरम पर पहुंचता है, तो महिला एक जानवरों जैसी दहाड़ निकालती है। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे बोरे के नीचे उसका मुंह टेप से बंद कर दिया गया हो। उसके द्वारा निकाली गई आवाजें शायद ही मानवीय कही जा सकती हैं। उसके पास मेज पर एक कांच का डिब्बा रखा है। अंदर एक चाकू और कैंची है। मेज पर एक संकेत है, छूना मना है। मार डालो, मार डालो, मार डालो। गायन जारी रहता है। जब वह प्रदर्श को घेरने वाली मखमली रस्सियों के करीब पहुंचती है, तो मैं महिला के कंधे पर छोटी रंगीन तितलियों का टैटू देखने के लिए काफी करीब होती हूं। कमरे की बिल्कुल सफेद दीवारों पर काले सफेद दृश्य दिखाई देते हैं। वे यांत्रिक क्षति से भरे हुए हैं, मानो यह पुरानी फिल्म रील हो। एक दीवार पर वे दृश्य हैं जिनमें महिला पूरी तरह निर्वस्त्र हो रही है। वह बाथटब में उतरती है और पूरी तरह पानी के नीचे डूब जाती है। केवल पानी की सतह पर अलग अलग आकार के बुलबुले दिखाई देते हैं। फिर वे गायब हो जाते हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता। दूसरी स्क्रीन पर एक युवा महिला एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलती है। यह झाड़ियों से महिला पर नजर रखने वाले एक दर्शक के दृष्टिकोण से फिल्माया गया है। तीसरी और सबसे बड़ी स्क्रीन पर देर शाम एक महिला खाली पार्किंग में चल रही है। उसके हर कदम की आवाज उसकी एड़ी के टकराने से गूंजती है। पृष्ठभूमि में भारी सांसें तेज और तेज होती जाती हैं, उस महिला की लापरवाही पर हंसते हुए, जो इस बात से भी अनजान है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वह कार खोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाबियां दबाती है। कार 2 बार हॉर्न बजाती है। वायलिन की ऊंची सुरें कान के पर्दे फाड़ देने वाली गति से बढ़ती है जब कैमरा और करीब आता है और उसकी आंखों को झूम करता है, जो डर से फटी हुई है। जब उसे एहसास होता है कि वह खतरे में है। जैसे ही वायलिन सबसे ऊंचे स्वर पर पहुंचता है, सभी स्क्रीन पर दृश्य लाल रंग के सैलाब में गायब हो जाते हैं। प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और कमरा फिर से घने अंधेरे में लिपट जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वीडियो में महिला के डर को दोहरा रहा है।
मैं अभी मुड़ने और भागने ही वाली थी कि कमरे के दूर के कोने में रोशनी चल उठती है। कोई पीछे से रोशन कुर्सी पर बैठा है। मैं केवल एक मानव आकृति देख सकती हूँ। आज आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है लिव। आप प्रदर्श के साथ जैसा चाहें वैसा खेल सकती हैं। एक निराकार पुरुष की आवाज कहती है, जो मेरा मानना है प्रसिद्ध क्यों है, और उस संकेत का क्या जो प्रदर्श को छूने के लिए मना करता है। मैं पूछती हूँ, यहां जीवन की तरह ही है? वह कंधे उचकाते हुए कहता है, कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं, दूसरे उन्हें तोड़ते हैं। हम सभी के पास स्वतंत्र इच्छा है। आप कांच का डिब्बा तोड़ सकती थीं और महिला को मुक्त कर सकती थीं। ये एक उचित विकल्प होता, या आप उसे वहां छोड़ सकती थीं, जैसा कि आपने किया। एक और उचित विकल्प, क्या वह आजाद होना चाहती है? आप गलत सवाल पूछ रही हैं। आपको यह पूछना चाहिए कि क्या आप उसे मुक्त करना चाहती हैं? क्या आप नियमों से बंधा हुआ महसूस करती हैं, या क्या यह आपका स्वाभाविक आग्रह था कि आप उसकी कठिन स्थिति को अनदेखा कर दें? क्या आप कांच का डिब्बा तोड़ना चाहती थी? हाँ, तो फिर आपने तोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि संकेत पर लिखा है कि प्रदर्श को छुआ नहीं जा सकता। समझ गया। सन्नाटा छा जाता है। यहां सही या गलत जवाब नहीं है। आप जो चाहें कर सकती हैं, उसके साथ, मेरे साथ, खुद के साथ। वह कहता है, जो मैं करना चाहती हूं वह है आपका इंटरव्यू लेना। मैं कहती हूं, स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए। क्यों? आपके काम को बेहतर ढंग से समझने के लिए। मेरी कला खुद बोलती है। प्रोजेक्टर फिर से चालू हो जाता है। अपना विजिटिंग कार्ड उस दराज में छोड़ दें जहां आपने अपना सामान रखा था। क्यों निर्देश देता है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। प्रोजेक्टर मुझे वापस बक्सों वाले कमरे में ले जाता है। मैं अपना विजिटिंग कार्ड वहीं छोड़ती हूँ, जैसा मुझे बताया गया था। अपना सामान लेती हूँ और बाहर सड़क की ओर उड़ती हूँ। फिरोजी दरवाजा मेरे पीछे एक धातु की खड़खड़ाहट के साथ बंद हो जाता है, जो लंबे समय तक गूंजती रहती है। मैं कूड़ेदान के पास गली की दीवार से टिक जाती हूँ। खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेती हूँ, और ताकि मेरे पैर कांपना बंद कर दे। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रदर्शनी मुझे डराने के एकमात्र उद्देश्य से बनाई गई थी। अध्याय 22, बुधवार 13:43। डिटेक्टिव जैक लावेल को संदेह था कि वह शाकाहारी बर्गर खा पाएगा या नहीं, जब तक कि उसने यह नहीं देखा कि डार्सी हैलिडे ने अपना बर्गर खोला और एक निवाला लिया। मुझे भी वही चाहिए, लेकिन अतिरिक्त तीखी चटनी के साथ, उसने कहा, और टमाटर मत डालना, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हैलिडे ने और निवाला लेने से पहले वादा किया। उसने अपनी ठुड्डी पर गिर रही चटनी को नैपकिन से पोंछा और फ्रेंच फ्राइज की एक मुट्ठी खाई। हैलिडे ने लावेल से कहा कि वे रास्ते में एक सामान्य शाकाहारी भोजनालय में रुकें, ताकि वे दोपहर का भोजन कर सकें। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, सिवाय उन क्रैकर्स के जिन्हें उसने अपनी डेस्क की दराज में रखा था। नाश्ते में जांच के सबसे पहले और महत्वपूर्ण घंटों के लिए समय ही नहीं था। बुरा नहीं है ना? हैलिडे ने पूछा जब उसने पहली बार काट लिया। उसके चेहरे के भावों ने सवाल का जवाब शब्दों से ज्यादा स्पष्ट रूप से दे दिया। वे जल्दी जल्दी खा रहे थे, बीच बीच में काम की बातें कर रहे थे। सबसे दर्दनाक सवालों में से एक यह था कि वे अपार्टमेंट के मालिक को कैसे पकड़े। लावेल प्रशांत महासागर के ऊपर उसकी उड़ान के मार्ग को ट्रैक कर रहा था, और जैसे ही विमान हांगकांग में उतरेगा वह उसे फोन करेगा। लावेल की कार में 10 से अधिक सबूतों के पैकेट वाला एक लिफाफा था।
जिनमें से प्रत्येक में दुकानों और अपार्टमेंट इमारतों के सुरक्षा कैमरों से वीडियो फुटेज वाली पेन ड्राइव थी। पुलिस अधिकारी जो उनकी ओर से पड़ोस में सबसे पूछताछ कर रहे थे, अभी भी नई रिकॉर्डिंग एकत्र कर रहे थे। लावेल को उम्मीद थी कि अंततः उनके पास हजारों घंटों की फुटेज होगी। फुटेज देखने और पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा उस समय तक एकत्र की गई सभी जानकारी को एक साथ लाने के बाद वे शाम के करीब अपराध स्थल पर लौटेंगे ताकि उन निवासियों से पूछताछ कर सके जो सुबह की शिफ्ट में काम पर थे। उस समय तक वहां नाइट कंसीएज दरबान भी होगा। उनके पास उससे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, यह देखते हुए कि उसकी शिफ्ट के दौरान हत्या हुई थी। बातचीत में एक ठहराव के दौरान लावेल ने पूछा, आपने मर्डर इन्वेस्टिगेशन हत्या जांच विभाग में काम करने का फैसला क्यों किया? अगर मैं कहूंगी तो अजीब लगेगा, यह भावुक सुनाई देगा। जोखिम उठाओ। लावेल ने जवाब का इंतजार करते हुए खाना बंद कर दिया। बचपन में, मुझे लगता है 13 साल की उम्र में, मैं पुलिस कैंप में थी। पुलिस अधिकारियों में से एक जो हमें सिखा रहे थे मर्डर डिटेक्टिव थे। उन्होंने हमें बताया कि इस विभाग में पुलिस के पास केवल अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। मर्डर डिटेक्टिव वे हैं जो हमें जंगली लोगों से बचाते हैं। हम बर्बर लोगों के खिलाफ सुरक्षा की अंतिम पंक्ति है। उसने उद्धृत किया और एक घूंट लेने के लिए रुक गई। मुझे लगता है यह मेरे दिमाग में बैठ गया। शर्त लगाता हूं कि आप उबाऊ काम का सामना करने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उदाहरण के लिए कागजी काम। यह एक आम सिरदर्द था। उन्हें जांच के हर पहलू को एक पत्रिका में दर्ज करना आवश्यक था। कुछ भी इतना महत्वहीन नहीं था कि उसे रिपोर्ट में दर्ज न किया जाए। सच कहूं तो ऐसे दिन होते हैं जब मैं कागजों के नीचे दबी होती हूं और फिर मैं खुद से सवाल पूछती हूं, मैंने सेना क्यों छोड़ी? आपने कब तक सेवा की? लगभग 6 साल। आपने सेना में भर्ती क्यों किया? लावेल ने पूछा। उन्होंने कॉलेज में मेरी पढ़ाई का भुगतान किया। साथ ही मैंने सोचा कि यह नया अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। जानते हैं, दोस्त बनाना, विदेशी जगहों पर जाना। मैं गलत थी। हेलमंद प्रांत में सैन्य अड्डे पर अपने 3 महीने के प्रवास के दौरान कुछ भी विदेशी नहीं था। आपने नौकरी क्यों छोड़ी? वह आह भरती है। बस इतना कहूंगी, मैं कुछ बार मिशन पर गई। आखिरी बार अफगानिस्तान में। मैंने दोस्त बनाए। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई, दूसरे जीवित बच गए, लेकिन बाद में मारे गए। उस दोस्त की तरह जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका पैर उड़ गया था और उसने तय किया कि उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि उसकी छोटी बेटी भी उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि आपने मुश्किल समय देखा है। उसका जबड़ा तन गया। अपने अंतिम मिशन के अंत में मैंने अपनी किस्मत नहीं आजमाने का फैसला किया, इसलिए मैंने दस्तावेज जमा कर दिए। जैसा कि पता चला, उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन अनुकूलन करना था। इसे समझना नामुमकिन है जब तक कि आप खुद इससे न गुजरें। इसलिए आप पुलिस बन गई? लावेल ने पूछा। तुरंत नहीं। नौकरी के लिए अन्य प्रस्ताव भी थे। मेरी सेवा की विशिष्टता के कारण, उसने रहस्यमयी तरीके से कहा। CIA? उसने पूछा। मैं विवरण में नहीं जा सकती। मैंने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना चाहती थी और एक नागरिक बनना चाहती थी। अब और कोई आदेश नहीं, उसने कहा। अगर आप आदेशों का पालन नहीं करना चाहती थी, तो फिर इस नौकरी में कैसे आई? नागरिक जीवन मेरी सोच से कहीं ज्यादा कठिन निकला। शून्य से शुरुआत करना, खाली जगह पर परिचितों का नेटवर्क बनाना,
मानव संसाधन प्रबंधकों को यह समझाना कि मैं कोई सामान्य आवेदक नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कौशल थे। इस विचार के साथ तालमेल बिठाना कि अधिकांश नौकरियां जिनके लिए मैंने आवेदन किया था केवल पैसा लाएंगी और कुछ नहीं, सेवा या समुदाय की कोई भावना नहीं, कोई बड़ा अच्छा नहीं। संक्षेप में, एक दोस्त ने मुझे NYPD न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल होने का सुझाव दिया। मैंने ऐसा किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगता है मुझे वर्दी पहनना पसंद है। जासूस वर्दी नहीं पहनते। बेशक हम पहनते हैं बिल्कुल वैसी ही वर्दी जैसी बाकी सभी पहनते हैं। उसने अपनी नीली जैकेट की कॉलर खींची। मुझ पर भरोसा करे, मुझे जरूरत के बिना सूट पहनने की कोई इच्छा नहीं है। शर्त लगाती हूं, आप भी नहीं पहनेंगे। वह मुस्कुराई। बस मेरे बारे में? आप इस पेशे में कैसे आए जासूस? तीसरी पीढ़ी का मर्डर डिटेक्टिव, लावेल ने कहा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मर्डर डिटेक्टिव का काम मलेरिया जैसा है। जैसे ही यह आपके खून में मिल जाता है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। मेरे पिताजी बीमा बेचते थे। शुक्र है कि यह मेरे खून में नहीं आया। हैलिडे ने नैपकिन से कोड़ा और उसे कचरे में फेंक दिया। जब वे टेबल से उठे तो उसका फोन बज उठा। डिटेक्टिव हैलिडे, उसने जवाब दिया। डार्सी, यह लैब से ग्रेस है। मेरे पास उस वाइन की बोतल के बारे में प्रारंभिक परिणाम है जिसे आप आज लेकर आई थी और कहा था कि काम में देरी नहीं हो सकती। हैलिडे कार की ओर लावेल के पीछे गई। जारी रखो। हमारे पास IAS हो, IAS हो। डेटाबेस से फिंगरप्रिंट के 14 बिंदुओं का मिलान है। 14 बिंदुओं का मिलान अदालत में सबूत के रूप में पेश करने के लिए पर्याप्त था। बोतल पर उंगलियों के निशान अपराधी के उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं। बोतल पर उंगलियों के निशान अपराधी के उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते, ग्रेस ने कहा। तो वे किससे मेल खाते हैं? वे अपराध की पीड़िता के उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं। FBI डेटाबेस में सभी उंगलियों के निशान होते हैं जो कभी भी सिस्टम में दर्ज किए गए हों। उनमें से कई अपराधी या संदिग्ध के थे, लेकिन अन्य उंगलियां भी थीं जो ईमानदार नागरिकों की थीं। उनमें उंगलियां या DNA के नमूने शामिल थे जो जांच के दौरान लिए गए थे। हमेशा उन सभी की उंगलियां लेना आवश्यक है जो अपराध स्थल पर थे। उन लोगों से शुरू करके जिन्होंने पहली बार घटना की सूचना दी थी, और पुलिस कर्मियों और यहां तक कि पीड़ितों तक को शामिल करना, ताकि सबूतों की सूची से ऐसे उंगलियों के निशानों को बाहर रखा जा सके। उंगलियां लगभग हमेशा सिस्टम में संग्रहित थीं। लावेल की कार में बैठकर हैलिडे ने नोटबुक और पेन निकाला। नाम? उसका नाम लिवरिज है। RIZ। ग्रेस ने अक्षरों का उच्चारण किया। 2 साल पुरानी फाइल में उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर और आखिरी जात पता है। हैलिडे ने डेटा लिख लिया। लिवरिज का आखिरी जात पता, ब्रुकलिन। ग्रेस, क्या तुम्हारे पास उस मामले के बारे में जानकारी है जिसमें यह महिला लिवरिज पीड़िता के रूप में शामिल थी? मुझे उम्मीद है कि उसके उंगलियों के निशान लिए गए होंगे ताकि अपराध स्थल पर काम करने वाली फॉरेंसिक टीम ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो। सिस्टम में और कोई जानकारी नहीं है, लैब टेक्नीशियन ने कहा। मामला चेरी क्रॉस से संभाल रहे थे। उनसे बात करो, वह ज्यादा जानते हैं। फोन रखकर हैलिडे ने लावेल को सब कुछ बता दिया। क्या आप जेरी क्रॉसे को जानते हैं? हाँ, हम और जेरी एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। लावेल के नीरस स्वर ने यह विचार पैदा किया कि दूसरे जासूस के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। घटनास्थल पर पहुंचकर
लावेल ने रॉस्को और ट्रान को पेन ड्राइव दी जिनमें कैमरों की रिकॉर्डिंग थी और उन्हें व्यापक सूची में जोड़ दिया। हमें लंबी बालों वाली उस महिला की कोई अन्य छवि नहीं मिली, रॉस्को ने कहा। कोई भी बिना निशान छोड़े गायब नहीं होता, लावेल ने कहा। आने जाने वाले लोगों पर ध्यान दें। ऐसे लोगों की तलाश करें जिन्होंने बेसबॉल कैप, टोपी या हुडी पहनी हो, यहां तक कि ऊंची कॉलर वाली जैकेट भी। हर वह चीज जो बाल छिपाती है। हमारे अनुमान के अनुसार उसका कद 168 सेंटीमीटर है, इसलिए ऐसी शारीरिक बनावट वाले लोगों पर बारीकी से ध्यान दें। हैलिडे ने लिवरिज और जानकारी पाने के लिए अपना लैपटॉप खोला, लेकिन खोज शुरू करने से पहले लावेल ने उसे जेरी क्रॉसे को फोन करने का संकेत दिया। अगर उसे उससे कोई सवाल पूछने पड़े तो। पूछताछ कक्ष बिना खिड़की वाला एक साधारण कमरा था। इसका उपयोग संभावित गवाहों या मुखबिरों के साथ बातचीत के लिए किया जाता था। कमरे में मेज गोल थी, आयताकार नहीं, ताकि लोगों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मेज के बीच में फोन रखा था। लावेल ने इसे किनारे पर खिसका दिया ताकि बातचीत के दौरान क्रॉसे के साथ वे दोनों स्पीकर के पास हों। दो जासूसों के बीच कभी कोई बड़ा लगाव नहीं था। लावेल क्रॉसे का साथी था जब वह अभी जासूस बना ही था। उनकी संयुक्त सेवा दुखद रूप से छोटी थी और तब से वे शायद ही कभी मिले थे। वर्षों बाद जीवन उन्हें विभिन्न थानों के विभिन्न विभागों में ले गया। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, लावेल ने हैलिडे को चेतावनी दी। जब मैं क्रॉसे के साथ काम करता था तो उसकी अंतर्दृष्टि बहुत खराब थी और वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। मुझे संदेह है कि उसने जासूस की परीक्षा पास कर ली होती अगर वह आज उसे दे रहा होता। उसने क्रॉसे का नंबर डायल किया। क्रॉसे जासूस की सूखी आवाज में चिड़चिड़ापन और उदासीनता का मिश्रण था। ये जैक लावेल है। मेरे साथ मेरी साथी डार्सी हैलिडे खड़ी है। ऐसा लगता है कि मैंने लॉटरी जीत ली। एक ही कीमत पर 2 मर्डर डिटेक्टिव। क्यों? क्या लिवरिज नाम तुम्हें कुछ बताता है? लावेल ने पूछा। क्रॉसे चुप हो गया। हैलिडे ने महसूस किया कि जवाब देने से पहले वह स्थिति का आकलन करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ क्या हुआ? उसने सावधानी से पूछा। उसका नाम उस मामले के सिलसिले में सामने आया जिसे हम संभाल रहे हैं। हम आपसे विवरण सुनना चाहते थे। दोस्तों, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मामला एक पुराना अनसुलझा केस है। मुझे नहीं पता पूरी परिस्थितियां क्या हैं। मेरे पुराने थाने को फोन करें और वे आपको सामग्री दे देंगे। वे सब वही हैं। और अब मुझे माफ करें, मुझे सच में जरूरत है। जासूस, हमने अभी बात पूरी नहीं की है। मेरे पास कुछ सवाल हैं। हैलिडे ने उसे बीच में टोका। रिकॉर्ड बताते हैं कि लिव रिज एक अपराध की पीड़िता थी, लेकिन वह बिल्कुल भी अपराध की पीड़िता नहीं थी, क्रॉसे ने गरज कर कहा। हैलिडे ने उसका दर्दनाक बिंदु पकड़ लिया। आपका क्या मतलब है? उसने स्पष्ट किया। लिव रिज एक संदिग्ध थी, हत्या की संदिग्ध। क्या उस पर आरोप लगाए गए थे? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, क्रॉसे ने स्वीकार किया। क्यों? लावेल ने पूछा। उसने दावा किया कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्रॉसे की आवाज में स्पष्ट उपहास सुनाई दे रहा था। शायद इसलिए कि उसने ऐसा नहीं किया था, हैलिडे ने अनुमान लगाया। डिटेक्टिव हैलिडे, मैं आपको एक वरिष्ठ सहकर्मी की सलाह देता हूं जो स्पष्ट रूप से आपसे बहुत लंबे समय से यह काम कर रहा है। सबूतों का अभाव कोई बहाना नहीं है, क्रॉसे ने कहा और रुक गया ताकि इस विचार को आत्मसात करने का मौका दे। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, डिटेक्टिव।
अगर लिव रिच ने यह नहीं किया तो मुझे उससे बहुत सहानुभूति है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि वह अब तक के सबसे ठंडे खून से किए गए हत्याओं में से एक की एकमात्र गवाह है जिसकी मैंने कभी जांच की है। उसने दावा किया कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्राउस की आवाज में एक स्पष्ट उपहास था। शायद इसलिए कि उसने ऐसा नहीं किया था। हेलिडे ने अनुमान लगाया। डिटेक्टिव हेलिडे, मैं आपको एक वरिष्ठ साथी की सलाह देता हूं जो आपसे काफी लंबे समय से यह काम कर रहा है। सबूतों की कमी कोई बहाना नहीं है, क्राउस ने कहा और इस विचार को समझने के लिए थोड़ा विराम लिया। मैं आपको एक और बात बताता हूं, डिटेक्टिव। अगर लिवरिस ने ऐसा नहीं किया तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। क्यों? क्योंकि तब इसका मतलब ये है कि वह उन सबसे ठंडे दिमाग से किए गए हत्याओं में से एक की एकमात्र गवाह है जिसकी मैंने कभी जांच की है। अध्याय 23, बुधवार, 13:45। टिन मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे फुटपाथ पर खड़ी एक टैक्सी की ओर ले जाता है। तुम्हें यह पसंद आएगा, वह कहता है। जैसे जैसे हम कार के करीब पहुंचते हैं, मेरा शरीर इसका उतना ही विरोध करता है, मेरी बांह पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए। किसी पर भरोसा मत करो। मैं डिन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे उससे बात करने की सख्त जरूरत है। वह एकमात्र जाना पहचाना चेहरा है जो मुझे तब से मिला है जब मैं आज सुबह पार्क में जागी थी। मैं सवालों से फटी जा रही हूं, लेकिन उसके साथ गाड़ी में बैठने का विचार मुझे परेशान कर रहा है। अगर आप सोचें तो मुझे थोड़ी जल्दी है। क्या हम आसपास कहीं जा सकते हैं? मैं पूछती हूँ। यहाँ एक जगह है, वह ठीक दिखती है। मैं निराशा में पास के एक रेट्रो स्टाइल वाले भोजनालय डिनर की ओर इशारा करती हूँ। बेशक, अगर तुम यही चाहती हो। टिन टैक्सी वाले को जाने का इशारा करता है और मेरे साथ भोजनालय में चला जाता है। पता चलता है कि यह एक पुरानी शैली की जगह है जहां सस्ते अग्निरोधक प्लास्टिक की मेजों पर दोपहर का भोजन और कॉफी परोसी जाती है। जगह शोर से भरी है और लोगों से खचाखच भरी हुई है। वेट्रेस हमें भीड़ के केंद्र में एक मेज पर बैठने का इशारा करती है। वह हमें एक लेमिनेटेड मेनू थमाती है और इतनी तेजी से दिन के विशेष व्यंजनों के बारे में बताती है कि मैं मुश्किल से ही कुछ समझ पाती हूँ, और फिर दूसरा ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। मैं मेनू में खो जाती हूँ, हालांकि मुझे भूख नहीं है। एक बेतहाशा घबराहट मेरे शरीर में दौड़ रही है जब से जासूस ने मुझे एक लंबी बालों वाली महिला की तस्वीर वाला पर्चा दिखाया था। मुझे विश्वास होने लगा है कि वह महिला मैं हो सकती हूँ। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? वेट्रेस के झुर्रीदार हाथ और झुके हुए कंधे यह बताने के लिए काफी है कि उसने अपने 60 वर्षों से अधिक के जीवन का अधिकांश हिस्सा मेजों पर झुकते हुए और ग्राहकों से यही सवाल पूछते हुए बिताया है। मुझे लेमोनेड चाहिए, मैं उससे कहती हूँ। डिन रूबेन सैंडविच का ऑर्डर देता है। साइड में सॉकरक्रैट, खट्टी गोभी और नमकीन खीरे लाना। आहा, और एक बोतल कोला और अलग से बर्फ का एक गिलास। अगर हो तो टुकड़े भी चलेंगे, अगर बहुत बड़े ना हो। वेट्रेस भावहीन चेहरे के साथ उसका ऑर्डर लेती है। तुम जो खाते हो उसे लेकर बहुत नक चढ़े हो। उसके जाने पर मैं टिप्पणी करती हूँ। मैं विवरणों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति रखता हूँ, इसीलिए मैं इतना सफल उद्यमी हूँ। ये छोटी छोटी बारीकियां ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं। वह कहता है, अपनी कृत्रिम टैन और रंगे हुए बालों के विपरीत अपने सफेद चमचमाते दांतों के साथ। टिन काफी बूढ़ा हो गया है।
जब से हमने मार्को और एमी के साथ खाना खाया था, भले ही वह समय को थामने की कितनी भी कोशिश कर ले। मुझे याद है कि उसने हमारे वेटर को टिप कैसे नहीं दी थी जब हम कैफे डेल मार में रात का खाना खा रहे थे। उसका नाम क्या था? केविन। उसने ही मुझे काम पर फोन करना शुरू किया था। लगातार कुछ दिनों तक मैं ऑफिस आई और हर बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी हुई एक पर्ची पाई। केविन ने फिर फोन किया। ऐसा लगता है जैसे यह कल ही हुआ हो। मैं इस विचार को झटक देती हूँ। अब मुझे पता है कि यह 2 साल से अधिक पहले हुआ था। 2 साल जो मैं न जाने किन कारणों से याद नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। यह दोपहर का भोजन दिन को मेरे बारे में जो कुछ भी पता है उसे उगलवाने का मेरा मौका है। मैं बातचीत शुरू करने की कोशिश करती हूँ। एमी के डिजाइनर बैग के उत्पादन के बारे में पूछती हूँ। वह तुरंत इस बातचीत को काट देता है। हम पिछले साल अलग हो गए थे। पता चलता है कि विवाह के खेल मेरे लिए नहीं है। वह कहता है, अपने बारे में बताओ, तुम कैसे संभाल रही हो? अच्छा अच्छा, मैं कहती हूँ, ये सोचते हुए कि उसने संभाल रही शब्द क्यों चुना। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक ऐसा अर्थ है जिससे मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। और तुम्हारा क्या? मैं एक नए व्यवसाय में व्यस्त था। दिन बताता है, बातचीत को एक मोनोलॉग में बदल देता है जो उस ऑर्गेनिक ओट लट्टे कंपनी के बारे में है जिसमें उसने निवेश किया है। हमने मशहूर हस्तियों को इस लट्टे की बास्केट बांटी। उन्हें यह पसंद है कि यह कैसे उनके पर्यावरणीय मूल्यों में फिट बैठता है। वैसे क्या तुम अभी भी उस पत्रिका कल्चर में भोजन के बारे में लिखती हो? मैंने सुना है तुमने उनके लिए लंदन में काम किया था। वास्तव में अब और नहीं, मैं उत्तर देती हूँ। ऑफिस में मुझे महसूस हुई अलगाव और अजनबीपन की भावना को याद करते हुए। वह स्पष्ट रूप से परेशान है और बेचैनी से अपनी नजरें भोजनालय में घुमा रहा है, जैसे कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। अब मुझे समझ में आया कि वह मेरे साथ भोजन करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, ताकि मैं उसके ओट लट्टे उद्यम के बारे में एक प्रशंसात्मक लेख लिखूं। दिन अपनी सोने की रोलेक्स घड़ी पर नजर डालता है और मेज पर उंगलियां थपथपाता है, वेट्रेस को उदास नजरों से देखते हुए, लगभग उसे जल्दी करने और खाना लाने की विनती कर रहा है। जब सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि उसे सहन करना मुश्किल होता है और उसे मेरे साथ समय बिताने के अलावा कुछ और नहीं सूझता, तो वह पूछता है कि मुझे इस इलाके में क्या ले आया। मैं जूते खरीदना चाहती हूँ। मुझे सर्दियों के जूते चाहिए। मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हूँ। मैं उस दुकान पर गई थी जहाँ इतालवी जूतों की सेल लगी थी। जब मैं वहां थी तो सलाहकार ने बताया कि सामने वाली इमारत में किसी की हत्या हो गई थी, तो इसीलिए वहां हर तरफ पुलिस थी। वह कहता है, दुनिया पुराने बुरे दिनों की ओर लौट रही है। तुम शायद उस दौर में पैदा भी नहीं हुई थी, लिव। विश्वास करो, उन दिनों पड़ोस में बिना पीटे और लुटे नहीं निकल सकते थे। हत्या की तो बात ही छोड़ो, तब लगातार हत्याएं होती थीं। तुम कल्पना नहीं कर सकती यह कितना पागलपन था। वह बीच में ही रुक जाता है, मानो बिना किसी प्रस्तावना के बात कर रहा हो। फिर वह मेज पर रखे ब्रेड बास्केट से ब्रेड स्टिक का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। उसे जानबूझकर चबाता है और मुझे इतनी घूर कर देखता है कि मुझे खुद में बेचैनी महसूस होने लगती है। वेट्रेस मेरे सामने ताजे निचोड़े लेमोनेड का एक लंबा गिलास और डिन के सामने कोला और कुचली हुई बर्फ का गिलास रखती है। आपका ऑर्डर बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, वह उससे कहती है।
वह अपने बर्तनों को तब तक ठीक करता है जब तक कि चांदी के चम्मच सैन्य सटीकता के साथ न लग जाएं। वह कोला की बोतल को ऐसे खिसकाता है कि वह बिल्कुल चाकू की नोक के ऊपर हो। वह गिलास को कोला के बगल में रखता है, लेकिन इस तरह कि वे एक दूसरे को न छुएं। नमक दानी बाईं ओर जाती है, मिर्च दानी दाईं ओर। हॉट सॉस को नमक दानी के पीछे रखा जाता है, केचप बिल्कुल काली मिर्च के पीछे। वह यह सब अत्यधिक एकाग्रता के साथ करता है। समाप्त होने पर वह अपनी नजरें मुझ पर उठाता है, मानो उसे याद आया हो कि मैं यहां हूं। उसकी नजर मेरे हाथों पर पड़ती है जब मैं लेमोनेड पी रही होती हूं। मुझे यकीन है कि उसने उन पर लिखे शब्दों को देख लिया है। मैं गिलास नीचे रखती हूं और अपने हाथों को घुटनों पर रख लेती हूं ताकि लिखावट छिप जाए। लेकिन डिन ने काफी देख लिया है और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे उसे बताना होगा। बुरी आदत, मेरी माँ बचपन में मुझे साबुन से इन्हें धोने के लिए मजबूर करती थी। तो तुम अभी भी ऐसा क्यों करती हो? मैं अनजाने में अपने कंधे उचकाती हूं और तुरंत इसका पछतावा करती हूं। यह वह अवसर है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। उससे यह पूछना शुरू करने का अवसर कि पिछले 2 वर्षों में उसने मेरे जीवन के बारे में क्या जाना है। उसके द्वारा की गई टिप्पणियों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वह मुझसे ज्यादा जानता है। मैं हिम्मत जुटाती हूं। मुझे याददाश्त की समस्या है। याददाश्त की समस्या, इसके बारे में मुझे बताओ। वह टोक देता है। मुझे यकीन नहीं है कि यह श्राप है या भगवान की कृपा। ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, अपनी पूर्व पत्नी। वह अपनी खुद की बात पर हंसते हुए कहता है, गंभीरता से, मैं किसके बारे में सोच रहा था? एमी से शादी करना। वह स्पष्ट रूप से सबसे बुद्धिमान लड़की नहीं थी। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे बताया, लेकिन यह प्यार था शायद। ये मायने नहीं रखता। वेट्रेस मेज पर झुकती है और उस पर सैंडविच और खीरे का कटोरा रखती है। तुम्हारे बारे में क्या, लिव? वह पूछता है, नैपकिन को खोलकर अपनी गोद में रखता है। बताओ, हमारे आखिरी बार मिलने के बाद से जीवन कैसा रहा है? उसका सवाल मुझे एक अनपेक्षित प्रहार की तरह लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि पिछले 2 साल मेरा जीवन कैसा रहा है। कुछ समय के लिए मैं न तो सांस ले पा रही हूं और न ही हिल पा रही हूं। फिर मैं उठती हूं और कुछ बड़बड़ाती हूं कि मुझे शौचालय जाने की जरूरत है। महिला शौचालय में मैं सिंक का सहारा लेती हूं ताकि गिर न जाऊं, जबकि मेरा शरीर कांप रहा है। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मैं अपने चेहरे पर पानी छिड़कती हूं और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेती हूं। फिर मैं अपना स्वेटर ऊपर उठाती हूं और छाती के नीचे के निशान को देखने के लिए शौचालय के दर्पण में देखती हूं। एक भयानक एहसास कि मेरा शरीर खराब हो चुका है, लेकिन मुझे याद नहीं कि यह कैसे हुआ। जब मैं शौचालय से बाहर निकलती हूं तो डिन वहां नहीं है। मैं खड़ी हो जाती हूं ताकि वह मुझे न देख सके। वह देख रहा है और गौर कर रहा है कि वह सैंडविच में सरसों और मेयोनेज कैसे मिलाता है, एक एक बड़ा चम्मच। वह 3 बार नमकदानी को हिलाता है, 3 बार काली मिर्च। उसकी सनक से मुझे सिहरन हो रही है। मैं मेज पर वापस जाने की हिम्मत जुटाती हूं। इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि मैं डिन पर कितना भरोसा कर सकती हूं। जैसे ही मैं मेज की ओर बढ़ती हूं, फोन बजता है। मैं आधे रास्ते में ही जम जाती हूं। पुरानी शैली की रिंगटोन शोर के बीच से सुनाई देती है।
ऐसा लगता है कि भोजनालय में सब कुछ जम गया है और समय रुक गया है। एकमात्र ध्वनि फोन की लगातार बजने वाली रिंग है। हर अगली तेज घंटी मुझे और अधिक तनावपूर्ण बना देती है, जब तक कि मैं एक तनी हुई डोरी की तरह महसूस नहीं करने लगती। मुझे महसूस होता है कि अगर फोन बजना जारी रहा तो मैं फट जाऊंगी। सुन्न अवस्था में मैं हमारी मेज पर पहुंचती हूँ। माफ करना, मैं डिन से कहती हूँ जब वह सैंडविच का एक टुकड़ा काटता है। वह मेरी ओर देखता है, अपनी मोतियों जैसी आंखों को बार बार झपकाते हुए। मुझे वास्तव में जाने की जरूरत है। मैं उसके कुछ भी करने से पहले वहां से बाहर निकल जाती हूँ और मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ती हूँ। अध्याय 24। 2 साल पहले जब मैं लिस्बन कैफे में प्रवेश करती हूँ तो सैक्सोफोनिस्ट एक सोलो बजा रहा होता है जो बोलेरो के जैज संस्करण जैसा लगता है। लोगों से भरे भोजनालय में मेजों के बीच से गुजरते हुए मैं एमी और मार्को को देखती हूँ। वे एक लंबी मेज के पास साथ बैठे हैं जिसे एमी ने शाम के लिए बुक किया है। वे खचाखच भरी मेज पर एकमात्र ऐसे लोग हैं जो संगीतकारों को नहीं देख रहे हैं। सदियों बाद वे सभ्य तरीके से बातचीत कर रहे हैं। मुझे उन्हें सुलझा हुआ देखकर राहत महसूस हो रही है। यहां आते समय मैं चिंतित थी कि मेरे बिना एक बाधा के रूप में वे बहस शुरू कर देंगे और शाम खराब हो जाएगी। यह तथ्य कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा प्रेमी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते मुझे दुखी करता है। जब मैंने पहली बार मार्को से मिलना शुरू किया था तो वे दोनों एक दूसरे को बस बर्दाश्त करते थे, लेकिन अब वे आपसी नफरत महसूस करते हैं। अभी स्थिति यह है कि मार्को मेरे पास बहुत कम आता है। अगर कोई संभावना हो कि एमी घर पर होगी। ये हमारे साथ मार्को का रिश्ता शुरू होने के कुछ ही समय बाद शुरू हुआ। एमी और मार्को ने राजनीति पर बहस की। बहस ने कुछ सीमाएं पार कर लीं। उसके प्रगतिशील विचार हैं। मार्को का कहना है कि वह मध्यम विचारों का पालन करता है। एमी जोर देकर कहती है कि वास्तव में वह एक गुप्त रूढ़िवादी है। यह सच है। दुनिया के प्रति उनके बिल्कुल अलग विचार हैं। मार्को एक वकील जो एक व्यवसायी बन गया है, पूंजीवाद के मंदिर में प्रार्थना करता है। एमी एक डॉक्टर आदर्शवादी जो पैसे को एक गंदा शब्द मानती है। सच तो यह है कि मार्को ने एक बार नहीं बल्कि व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की थी कि शायद इसलिए क्योंकि उसके पास अमीर माता पिता हैं। मैं सैक्सोफोन के बढ़ते सुरों को सुनती हूँ, यह देखते हुए कि कैसे एमी अपना हाथ मार्को के हाथ पर रखती है और उसे वहीं छोड़ देती है अपनी बात पहुंचाते हुए। यह इशारा एमी के लिए विशिष्ट है। वह गर्मजोशी से भरी है और अविश्वसनीय रूप से स्पर्श करने वाली है। वह हमेशा गले लगाती है, हाथों को सहलाती है और कंधों को दबाती है। यह उसके आकर्षण का हिस्सा है। एक कार्टून की तरह एक घातक महिला, फेम फैटले, जो सब कुछ हासिल कर लेती है जो वह चाहती है। और मेरा वास्तव में मतलब है सब कुछ। वह जहां भी हो, एमी को अक्सर उपहार मिलते हैं। रेस्तरां में ये मुफ्त व्यंजन है। बारटेंडर उसे मुफ्त पेय पिलाते हैं। यात्रा के दौरान वे हमेशा विमानों में सेवा का स्तर बढ़ाते हैं। एक यात्रा के दौरान अरूबा में सहेलियों के साथ उसने होटल मैनेजर से शिकायत की कि उसका कमरा ठंडे सिगरेट के धुएं की बदबू दे रहा है।
उसे होटल के स्पा में एक मानार्थ मालिश के साथ साथ बीच हाउस में रहने का प्रस्ताव दिया गया। यह नुकसान नहीं पहुंचाता कि वह बेहद खूबसूरत है। उसके चेहरे के नाजुक नैन नक्श और लंबे सुनहरे बाल हैं, जो उसे अपनी स्वीडिश परदादी से विरासत में मिले हैं। लेकिन केवल दिखावट ही उसे अलग नहीं करती। एमी अविश्वसनीय रूप से करिश्माई है। वह उन दुर्लभ लोगों में से एक है जो बस कमरे में प्रवेश करके ही माहौल को रोशन कर देते हैं। न एमी ने और न ही मार्को ने अभी तक मुझे देखा है। उनकी कुर्सियां दीवार के सहारे एक दूसरे के करीब खींची गई हैं, जिससे उन्हें अप्राकृतिक रूप से एक दूसरे के करीब बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे चिंता का एक दौरा महसूस होता है जब एमी अपने बालों को हिलाती है। ये उसके फ्लर्ट करने के तरीकों में से एक है, जिसे मैंने किसी पर भी नजर रखने से पहले हजारों बार देखा है। एमी इतनी बार प्यार में पड़ती है कि मैं ईमानदारी से उसके सभी प्रशंसकों के बीच खो जाती हूं और वह उन्हें और भी अधिक प्यार करना बंद कर देती है। अपवाद ब्रेड, एक सर्जन जिससे वह पिछले साल मिली थी। पहली बार मैंने उसे इतना प्यार में देखा था कि यह रिश्ता इस लड़के पर भारी पड़ रहा था। एमी के सौभाग्य से ब्रेड भी उसके प्रति उतना ही दीवाना था। एमी के विपरीत मैं हमेशा टूटे हुए दिल के साथ उसके पास आती हूं, जबकि वह मुझे उन लड़कों के बारे में मजाकिया और ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियों के साथ दिलासा देती है जिन्होंने उसे छोड़ दिया है। मुझे पता है कि वे मनगढ़ंत हैं, क्योंकि वह खुद ही सभी ब्रेकअप की पहल करती है। यह उन कई रहस्यों में से एक है जो उसने सालों से मेरे साथ साझा किए हैं। सबसे पहले एमी की बदौलत ही मैं मार्को से मिली थी। उसे एक ब्लाइंड डेट पर बुलाया गया था। उसने केवल तभी सहमति दी अगर हर कोई एक दोस्त को ला सके, ताकि यह एक डबल ब्लाइंड डेट हो। इस तरह मार्को वहां मौजूद था। यह एक जापानी रेस्तरां था। हम चॉपस्टिक के अपने भयानक उपयोग के आधार पर एक साथ आए। मार्को और एमी इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या सुशी को चॉपस्टिक से खाना चाहिए या हाथों से। एमी ने जोर देकर कहा कि हाथों से खाना ही सही है। दूसरे वर्ष में उसने जापान में एक सेमेस्टर के लिए बिताया था और दावा किया था कि उसे सुशी और साके के आहार पर जीवित रहना पड़ा था। शाम के अंत तक मैं पूरी तरह से प्यार में पड़ गई थी मार्को। जाहिर है उतना नहीं। उसे मुझे फोन करने में 3 हफ्ते लग गए। उसने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि वह काम में डूबा हुआ था। हालांकि बाद में कुछ तथ्यों को एक साथ जोड़ने पर मुझे पता चला कि उस बीच में एक और लड़की थी। और ये वह है, एमी चिल्लाती है जब वह देखती है कि मैं मेज की ओर आ रही हूं। हम मार्को के साथ सोच रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एमी उठती है और मुझे अपनी सुडौल बाहों से एक कसकर गले लगा लेती है। एमी की तंग बिना आस्तीन वाली गुलाबी रेशमी ड्रेस की तुलना में मैं निश्चित रूप से खुद को गंदा महसूस कर रही हूं। क्यू के भयानक प्रेडिक्शन के बाद मेरे पास घर जाकर सेक्सी डार्क ब्लू ड्रेस में बदलने का समय नहीं था, जिसे मैंने शाम के लिए पहनने की योजना बनाई थी। मैंने टैक्सी में मेकअप किया और वाइन रंग की साटन शर्ट का कॉलर खोल दिया ताकि अपनी मां के काले मोतियों का लॉकेट दिखाया जा सके। एमी मेज के शीर्ष पर जगह लेती है। मैं मार्को के बगल में बैठती हूं जहां वह बैठी थी।
और मुझे चमेली की खुशबू घेर लेती है, जिसे एमी ने क्षेत्र चिह्नित करने के लिए लगाया था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो लिव, मार्को कहता है, मुझे चूमते हुए। वह अपनी कुर्सी के पीछे अपना हाथ अधिकारपूर्वक रखता है और मेरे सिर के पीछे के हिस्से को सहलाता है। मैं समझाती हूं कि मुझे घर जाने और बदलने का समय नहीं मिला। लिव, ईमानदारी से, ये मायने नहीं रखता। तुम हर तरह से बहुत खूबसूरत लग रही हो। और बिना किसी बदलाव के भी वह फुसफुसाता है, मेरे गालों पर हल्की लालिमा को देखकर धीरे से हंसते हुए। मैं थोड़े समय के लिए अपना सिर उसकी मस्कुलर छाती पर रखती हूं, क्योंकि प्रेडिक्शन के बाद उसकी उपस्थिति की सुरक्षा का आनंद लेते हुए। तुम और एमी किस बारे में बात कर रहे थे जब मैं आई? आखिरकार मैं पूछती हूँ। तुम्हारे बारे में। यह एकमात्र विषय है जिस पर हम एमी के साथ सहमत हैं। सच। और मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एकमात्र चीज है जो उनके बीच सामान्य है। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि तुम कभी समय पर नहीं आती। तुम अपनी शादी में भी देर करोगी। अंतिम संस्कार में मैं चंचलता से खुद को ठीक करती हूं, उसकी बात पर मुस्कुराते हुए, जिसे केवल मैं ही समझ सकती हूं। मैं अपने अंतिम संस्कार में देर करूंगी। मार्को ने 2 भाषाओं के मुहावरों को मिला दिया था, शायद मुझे खुश करने के लिए, न कि इसलिए कि अंग्रेजी उसकी दूसरी भाषा थी। वह इसे उसी तरह दोषरहित बोलता है जैसे कि इतालवी। खैर, किसी भी मामले में तुम वास्तव में हमेशा देर करती हो। लो, तुम दोनों मेरी समय की पाबंदी की कमी की जितनी चाहे आलोचना कर सकते हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वह मेरे जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रही है। मैंने उसे इतनी बार बताया है कि मुझे सरप्राइज से नफरत है, खासकर सरप्राइज पार्टी से। वे हमेशा ऐसे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं कि आश्चर्य से मार्को मेरे लिए वाक्य पूरा करता है। बिल्कुल। खैर, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सरप्राइज पार्टी का विषय नहीं उठाया गया था। मैं एमी को बता रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हमारी पहली डेट की शाम को मैंने ब्लाइंड डेट पर का अपना सख्त नियम तोड़ा। वह कहता है, अगर मैं उस शाम नहीं आता तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलता। वह मेरा हाथ चूमता है और उसे कसकर पकड़ता है। वेटर मेज के पास से गुजरता है और मेरा वाइन का गिलास रियोहा से भर देता है। अन्य मेहमान ये मुख्य रूप से अस्पताल से एमी के दोस्त हैं। डॉक्टर अनिवार्य रूप से काम के बारे में बात करते हैं जब वे एक साथ मिलते हैं, जो बाकी लोगों को अस्पताल के मामलों में रुचि न रखने वालों को थका सकता है। एमी के दाईं ओर खाली सीट मेरे सामने वाली ब्रेड के लिए आरक्षित है। वह हमेशा देर करता है जब वह काम पर होता है या ड्यूटी पर होता है। अगले साल वह 40 का होने वाला है, लेकिन वह कुछ साल छोटा दिखता है। वह फिटनेस का दीवाना है। मजबूत शरीर और शानदार आकार में। एमी से मिलने के कुछ समय बाद ही उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। जाहिर है, यह केवल समय की बात थी। एमी ब्रेड के साथ लगभग 8 महीनों से डेट कर रही है। यह उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। कभी-कभी मुझे लगता है कि उनके सफल रिश्ते का रहस्य यह है कि वे लगभग एक दूसरे को देखते ही नहीं हैं। अस्पताल में उनके शेड्यूल हमेशा अलग होते हैं और जब ब्रेड काम नहीं कर रहा होता है तो उसके पास पिछली शादी से पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। उसके पास एमी के अलावा 2 बच्चे हैं। एक बार एमी ने मुझे स्वीकार किया था कि वह एक ही समय में
ब्रेड की अपने बच्चों के प्रति वफादारी की प्रशंसा करती है और नाराज भी होती है, क्योंकि इससे वह समय कम हो जाता है जो वे एक साथ बिताते हैं। हालांकि वह स्वीकार करती है कि वह एक अद्भुत पिता है। वेटर मेरे लिए मेनू लाता है और मैं मिर्च और नींबू के साथ भुनी हुई सामन मछली का ऑन ऑर्डर देती हूँ। जब मैं मेनू लौटाती हूँ तो मेरी नज़र बार काउंटर पर रुक जाती है, जहाँ से हमारी मेज के ऊपर से बर्बन के गिलास के पास एक लंबा आदमी बैठा हुआ है। हमारी नजरें मिलती हैं। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक है कि एक पल के लिए मैं अनजाने में ही मुस्कुरा देती हूँ। मैं अपना चेहरा घुमाती हूँ और देखती हूँ कि ब्रेड आखिरकार आ गया है। वह हमारे मेज की ओर पेस्टल रंगों के फूलों के एक शानदार गुलदस्ते के साथ आता है, जिसे भूरे रंग के कागज में लपेटा गया है। वह इसे एमी को एक टिफनी ज्वेलरी बॉक्स के साथ देता है। एमी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है जब वह ढक्कन उठाती है। ब्रेड मेरे होंठों से ही मुझे धन्यवाद देता है, जबकि एमी अपने नए झुमके पहनती है। वे नीले हरे रंग के रत्नों, एक्वामरीन और हीरो की शानदार सेटिंग वाले सफेद सोने के हैं, जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, वह खुशी से 7वें आसमान पर है। यह केवल मेरी उपलब्धि नहीं है, ब्रेड हंसता है। एमी के उसे चूमने के बाद लिव ने झुमके चुने। उसकी पसंद शानदार है। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे पता चल गया कि वे तुम पर बिल्कुल सही लगेंगे। ब्रेड एमी को नहीं बताता कि झुमकों की कीमत इतनी थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। मैं पहले ही सेल्सवुमन से कहने वाली थी कि मुझे कुछ सस्ता दिखाएं, यह मानते हुए कि ब्रेड इतनी कीमत चुकाने से मना कर देगा, लेकिन उसने बिना पलक झपकाए अपना प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड निकाल लिया। उसने मुझे बताया कि वह एमी को कुछ बहुत खास तोहफा देना चाहता है। उसके जन्मदिन पर एमी ने उसे हजारों डॉलर की हाथ से बने जूतों की एक जोड़ी का संग्रह उपहार में दिया था। उसने खुशी खुशी 10 गुना अधिक राशि खर्च की इन झुमकों को खरीदकर। ज्वेलरी की दुकान से बाहर निकलने पर हम कॉफी पीने गए और एकमात्र चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वह एमी थी। ब्रेड ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे अफ्रीका में मेडिकल ग्रुप के साथ काम करने के अपने विचार को छोड़ने के लिए मनाऊं। उसने कहा कि यह उसकी अनूठी प्रतिभा की बर्बादी होगी। उसे लगता है कि एमी को पहले बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक्स में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए और फिर वे दोनों 1 साल के लिए मानवीय मिशन के साथ अफ्रीका जा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।